आजकल नए कानूनों की बहुत चर्चा हो रही है, खासकर ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है। हाँ, बिल्कुल। और इसी संहिता में एक धारा है, धारा 111, जी। जो संगठित अपराध मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े मामलों को देखती है। जी। और ये सिर्फ आप समझिए आम चोरी डकैती जैसा मामला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर लगता है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये आखिर है क्या। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 पर ही आधारित है। अच्छा। आज हम इसी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि भाई ये नया कानून ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कैसे देखता है, कैसे परिभाषित करता है, कौन-कौन सी गतिविधियां हैं जो इसके दायरे में आएंगी और सबसे जरूरी इसके लिए सजा क्या रखी गई है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका असर हमारे समाज पर, कानून व्यवस्था पर काफी गहरा पड़ सकता है। तो हमारा मिशन आज साफ है। ये जो थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली कानूनी धारा है, इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जी, ताकि इसकी अहमियत समझ आए और ये भी कि ये असल में समाज को कैसे प्रभावित कर सकती है, किन लोगों पर इसका असर होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसी सवाल से कि कानून की नज़र में ये संगठित अपराध आखिर है क्या? ये आम अपराधों से अलग कैसे हुआ? देखिए, धारा 111 इसे काफी स्पष्ट रूप से बताती है। जब कोई अकेला व्यक्ति या कोई समूह, जिसे कानून सिंडिकेट कहता है। सिंडिकेट, हाँ। हाँ, सिंडिकेट। तो जब ये लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम वो लगातार करते हैं। लगातार। हाँ, लगातार। तो ये पहला संकेत है। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उनका मकसद। मकसद। जी। उनका मुख्य उद्देश्य होता है, सीधे तौर पर हो या घुमा फिरा कर, कोई आर्थिक या दूसरा कोई भौतिक लाभ कमाना। अच्छा। तो इसमें तीन चीजें जरूरी हो गई। एक तो समूह या सिंडिकेट का होना, दूसरा गैर कानूनी गतिविधि का लगातार चलना, और तीसरा भौतिक लाभ का मकसद। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक बार कोई बड़ी चोरी या डकैती कर ली, वो नहीं। नहीं, वो नहीं। बल्कि एक तरह से अपराध को एक मुनज्जम धंधे की तरह चलाना। जी। ये मतलब हुआ। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का आपराधिक बिजनेस मॉडल समझिए। और इसमें किस तरह के काम शामिल होते हैं, इसकी लिस्ट भी कानून देता है। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है जो दिखाती है कि कानून ने इसका दायरा कितना बड़ा रखा है। इसमें देखिए हिंसक अपराध तो है ही, जैसे किडनैपिंग हो गई, डकैती है, सुपारी लेकर हत्या करना जिसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कहते हैं, फिरौती मांगना यानी एक्सटॉर्शन, ये सब शामिल है। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े अपराध जैसे गाड़ियां चुराना, जमीनों पर कब्जा कर लेना, ये भी इसमें आते हैं। और आजकल जो नए किस्म के अपराध हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो भी इसमें शामिल किए गए हैं? जैसे साइबर क्राइम हो गया या बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें साइबर क्राइम को भी शामिल किया गया है। बड़े आर्थिक घोटाले जो होते हैं वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं। अच्छा। इनके अलावा तस्करी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो, हथियारों की हो, या फिर इंसानों की तस्करी, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी? जी हाँ, वेश्यावृत्ति के लिए लोगों की खरीद फरोख्त करना या कोई भी दूसरा अवैध सामान या सेवा बेचना, ये सब संगठित अपराध के तहत आ सकता है, अगर वो संगठित तरीके से एक प्लान के तहत और फायदे के लिए किया जा रहा हो। बाप रे, ये तो अपराधों की एक पूरी फहरिस्त है जो मतलब समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं छूती है। सही कहा। और ये गिरोह अपने मकसद को पूरा कैसे करते हैं, उनके तौर तरीके क्या होते हैं, कानून इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, कानून ये भी साफ करता है कि ये अपराध कैसे अंजाम दिए जाते हैं। आमतौर पर ये जो सिंडिकेट होते हैं, ये हिंसा का इस्तेमाल करते हैं या फिर हिंसा की धमकी देते हैं। डराना, धमकाना, जबरदस्ती करना या फिर दूसरे जो गैर कानूनी हथकंडे होते हैं उनको अपनाना इनके काम करने का तरीका होता है। अच्छा। मूल मकसद यही होता है कि डर पैदा करके या दबाव बनाकर अपना काम निकाला जाए और पैसा या फायदा कमाया जाए। आपने अभी सिंडिकेट शब्द इस्तेमाल किया था, कानून में भी एक शब्द है संगठित अपराध, सिंडिकेट। क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर समझा सकते हैं, ये किसी आम गैंग या गिरोह से कैसे अलग है? हाँ, संगठित अपराध सिंडिकेट एक अहम परिभाषा है इस कानून में। इसका सीधा सा मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह। दो या दो से ज्यादा? जी, कम से कम दो लोग जो एक साथ मिलकर एक योजना के तहत लगातार वो गैर कानूनी काम करते हैं जिनकी हमने अभी बात की। अच्छा। तो यहाँ समूह और लगातार ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये किसी अकेले अपराधी द्वारा किए गए अपराध से इसीलिए अलग हैं क्योंकि इसमें एक संगठित ढांचा दिखता है और काम लगातार चलता रहता है।
और ये जो दूसरा अहम शब्द आपने बताया, लगातार अवैध गतिविधि, जिसे अंग्रेजी में कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब कितनी बार अपराध करने पर वो लगातार माना जाएगा? क्या एक दो बार काफी है या इसकी कोई ठोस परिभाषा दी गई है? हाँ, ये परिभाषा थोड़ी तकनीकी जरूर है, पर इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस कानून का, कह सकते हैं, दिल है। आसान शब्दों में, लगातार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बार बार अपराध किया। कानून ये देखता है कि क्या वो गतिविधि ऐसी है जिसके लिए कानून में कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा की सजा तय है। अच्छा, कम से कम 3 साल की सजा वाला अपराध। जी, ये पहली शर्त है, यानी ये गंभीर अपराधों पर लागू होता है, छोटे मोटे अपराधों पर नहीं। और दूसरी शर्त, क्या कोई और शर्त भी है? हाँ, दूसरी शर्त यह है कि पिछले 10 सालों के दौरान उस व्यक्ति या उस समूह के खिलाफ ऐसे गंभीर अपराधों के कम से कम 2 मामलों में, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 मामलों में, 2 मामले पिछले 10 साल में। जी, पुलिस में झांस पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी हो, और सिर्फ दायर ही नहीं की हो, बल्कि कोर्ट ने उन चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया हो। संज्ञान भी मतलब कोर्ट ने मान लिया हो कि हाँ, केस बनता है। बिल्कुल, संज्ञान लेने का मतलब यही होता है कि कोर्ट ने पहली नजर में माना है कि मामला आगे सुनवाई के लायक है। अच्छा, तो मतलब 2 चार्जशीट पिछले 10 साल में, वो भी 3 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में, और कोर्ट का संज्ञान भी जरूरी। ये तो वाकई काफी सख्त परिभाषा है। जी हाँ, इसका मतलब तो साफ है कि ये कानून छोटे मोटे कभी कभार अपराध करने वालों पर नहीं, बल्कि उन जमे हुए, आदतन और गंभीर अपराध करने वाले गिरोहों पर निशाना साध रहा है, जो लगातार सिस्टम के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इरादा यही लगता है। और एक बात और जोड़ दूं, इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं। हाँ, आर्थिक अपराध। ये वो अपराध हैं जो शायद आपको सड़क पर हिंसा करते हुए ना दिखें, लेकिन ये समाज की जड़ों को, अर्थव्यवस्था को खोखला करते हैं। आपने आर्थिक अपराधों का जिक्र किया। ये आजकल बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं, खासकर ये जो ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स हो रहे हैं। इस कानून के तहत कौन से आर्थिक अपराध आते हैं? हाँ, आर्थिक अपराध की परिभाषा भी इस धारा में दी गई है। इसमें शामिल हैं जैसे आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मान लीजिए किसी कंपनी का कर्मचारी या एजेंट पैसा हड़प लेता है। जालसाजी, फॉर्जरी, यानी नकली दस्तावेज बनाना या इस्तेमाल करना, नकली करेंसी नोट या सरकारी स्टैंप बनाना या उन्हें बाजार में चलाना, ये सब। और क्या इसमें बड़े घोटाले जैसे वो चिट फंड वाले या पॉन्जी स्कीम वाले मामले वो भी आते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें हवाला लेन देन जैसे गैर कानूनी पैसों की ट्रांसफर शामिल हैं। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, जैसे आपने कहा पॉन्जी स्कीम चलाना, जिसमें लोगों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर पैसा ठगा जाता है, वो भी इसके दायरे में आ सकती हैं। वो लगातार अवैध गतिविधि वाली 2 चार्जशीट वाली शर्तें पूरी होती हैं तो ये भी धारा 11 के तहत आ सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सजा क्या है? क्योंकि किसी कानून की सख्ती का असली अंदाजा तो सजा के नियमों से ही लगता है, और सुनने में आ रहा है कि इस धारा में सजा बहुत बहुत कठोर है। हाँ, ये बात सच है। दंड काफी कठोर रखे गए हैं, जो ये दिखाता है कि कानून बनाने वाले संगठित अपराध को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इसको समझने के लिए हम सजा को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे गंभीर स्थिति वो है जब संगठित अपराध को करते समय किसी की मौत हो जाती है। अगर अपराध के दौरान किसी की जान चली जाए तब क्या सजा है? उस स्थिति में दोषी पाए जाने पर सजा या तो मौत की सजा है। मौत की सजा? जी, या फिर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद। और सजा यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कम से कम 10 लाख? हाँ, कम से कम शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जुर्माना इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, ये कोर्ट तय करेगा। 10 लाख का न्यूनतम जुर्माना, ये रकम अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और अगर मान लीजिए अपराध के दौरान किसी की मौत नहीं होती, तब सजा क्या है? अगर संगठित अपराध किया गया लेकिन उसमें किसी की जान नहीं गई, तब भी सजा बेहद सख्त है। ऐसे मामलों में दोषी को कम से कम 5 साल की जेल होगी। कम से कम 5 साल? हाँ, न्यूनतम 5 साल, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है। और इसके साथ कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। 5 लाख न्यूनतम जुर्माना? जी, तो आप देख सकती हैं, 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और लाखों का जुर्माना, भले ही मौत ना हुई हो। ये भी बहुत गंभीर सजा है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये सजा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीधे मतलब हाथ से अपराध करते हैं, या उन लोगों के लिए भी जो पर्दे के पीछे से मदद करते हैं, जैसे प्लान बनाने वाले या हथियार या पैसा मुहैया कराने वाले? कानून ने इस पहलू पर खास ध्यान दिया है, और ये बहुत जरूरी भी था। हाँ। अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराध करने की साजिश में शामिल होता है
उसका प्लान बनाता है या उसे करने में किसी भी तरह की मदद या सहयोग देता है, किसी भी तरह के। हाँ, किसी भी तरह की मदद, तो उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी मुख्य अपराधी को मिलती है, अगर मौत ना हुई हो तो। अच्छा। यानी कम से कम 5 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक, और साथ में कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। अच्छा, तो मतलब मास्टरमाइंड हो या सिर्फ पैसों से मदद करने वाला, कानून की नजर में सजा बराबर। ये तो वाकई पूरे नेटवर्क को ही निशाना बनाने जैसा है। बिल्कुल। अब एक और स्थिति सोचती हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति सीधे अपराध में शामिल नहीं है, ना ही उसने कोई मदद की, लेकिन वो उस संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग का मेंबर है। क्या सिर्फ मेंबर होना भी अपराध माना जाएगा? ये एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इस कानून को काफी सख्त बनाता है। कानून साफ कहता है कि सिर्फ किसी संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग का सदस्य होना ही अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। सिर्फ सदस्य होना? जी। अगर ये साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसे सिंडिकेट का सदस्य है, भले ही उसने खुद कोई अपराध किया हो या नहीं, उसे भी वही सजा हो सकती है जो अपराध करने या मदद करने वाले को मिलती है। वही मतलब 5 साल से उम्र कैद और 5 लाख जुर्माना? हाँ, न्यूनतम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना। इसका मकसद साफ है, सिंडिकेट की सदस्यता को ही खत्म करना, उसकी जड़ पर चोट करना। किसी अपराधी को छिपाने या पनाह देने पर भी सजा है। अक्सर हमने सुना है लोग डर के मारे या कभी-कभी रिश्तेदारी दोस्ती की वजह से ऐसा कर बैठते हैं। हाँ, इस पर भी कानून सख्त है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को पनाह देता है या छिपने में मदद करता है जिसने संगठित अपराध किया है, तो इसे भी एक गंभीर अपराध माना गया है। इसकी सजा क्या है? इसके लिए भी सजा कम नहीं है। न्यूनतम 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, और साथ में कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी है। पनाह देना भी इतना महंगा पड़ सकता है, न्यूनतम 3 साल से उम्र कैद तक? बिल्कुल। हालांकि इसमें एक छोटी सी रियायत दी गई है, एक अपवाद है। अच्छा, क्या? अगर पनाह देने वाला व्यक्ति उस अपराधी का पति या पत्नी है, तो उस पर यह खास प्रावधान मतलब पनाह देने वाला नियम लागू नहीं होगा। अच्छा, पति पत्नी के लिए छूट है। जी, शायद कानून ने पारिवारिक रिश्तों की जो जटिलताएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये छूट दी है, बाकियों के लिए कोई छूट नहीं। ये दिलचस्प बात है। अच्छा, और उस पैसे या प्रॉपर्टी का क्या जो अपराध करके कमाई जाती है, जिसे आम भाषा में काली कमाई या क्राइम की प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या उसे रखना भी अपराध है? बिल्कुल। कानून इस पर भी शिकंजा कसता है, क्योंकि यही तो संगठित अपराध का मूल मकसद होता है, पैसा कमाना। हाँ। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी कोई संपत्ति रखता है या उसका इस्तेमाल करता है जिसे संगठित अपराध के जरिए कमाया गया या हासिल किया गया है, तो यह भी एक अपराध है। इसकी सजा? इसके लिए सजा न्यूनतम 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है, और साथ में कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 2 लाख न्यूनतम जुर्माना और 3 साल से उम्र कैद तक। तो अपराध की कमाई रखना या इस्तेमाल करना भी बहुत गंभीर अपराध माना गया है। जी हाँ। एक और स्थिति हो सकती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति मिलती है और शक है कि ये संगठित अपराध से जुड़ी है, लेकिन वो उसका सही सोर्स नहीं बता पाता। मतलब ये कहाँ से आई, ये साबित नहीं कर पाता। इसके लिए भी एक अलग प्रावधान रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराधी की संपत्ति अपने पास रखता है जिसके बारे में यह मानने का कारण है कि वो संपत्ति संगठित अपराध से जुड़ी है, और वो व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाता कि उसने ये संपत्ति कानूनी तरीके से हासिल की है, मतलब सबूत देना होगा कि ये जायज कमाई है। हाँ, इस स्थिति में सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसी व्यक्ति पर आ जाता है जिसके पास वो संपत्ति मिली है। उसे साबित करना होगा कि ये जायज है। और अगर वो साबित नहीं कर पाया तो उसे भी सजा हो सकती है। इस स्थिति में सजा थोड़ी अलग है। न्यूनतम 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी। 3 से 10 साल और 1 लाख जुर्माना, ये भी कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब इन सब नियमों और सजाओं को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कुछ असल जिंदगी जैसे उदाहरणों पर बात करते हैं। मान लीजिए एक गैंग है जो शहर के दुकानदारों से हर महीने हफ्ता वसूलता है, जिसे प्रोटेक्शन मनी भी कहते हैं। क्या ये इस धारा के तहत आएगा? हाँ, ये संगठित अपराध का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। अगर ये गैंग लगातार मतलब बार बार दुकानदारों को धमकाकर या हिंसा का डर दिखाकर पैसा वसूल रहा है, जो कि फिरौती यानी एक्सटॉर्शन का मामला बनता है, और अगर
जैसा हमने पहले डिस्कस किया, उनके खिलाफ पिछले 10 सालों में ऐसे गंभीर अपराधों के कम से कम 2 मामलों में चार्जशीट दायर हो चुकी है, जिन पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाँ, वो शर्त जरूरी है। हाँ, वो शर्त पूरी होती है तो ये गतिविधि और ये गैंग निश्चित रूप से धारा 111 के तहत संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडिकेट माने जाएंगे। तो फिर क्या होगा? फिर उस गैंग के सरगना से लेकर उसके हर सदस्य पर, और अगर कोई उनकी मदद कर रहा है, उन सब पर इस धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है और वो कठोर सजा मिल सकती है। और वो पॉन्जी स्कीम वाले मामले जो लोगों को जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाकर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर रातों रात गायब हो जाते हैं, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हजारों लोग इनका शिकार हो जाते हैं। वो भी इसके तहत आ सकते हैं, बशर्ते वो शर्तें पूरी हों। कौन सी शर्तें? वही कि अगर कोई समूह योजना बनाकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करके लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए ठगता है, तो ये गंभीर आर्थिक अपराध है। अगर जांच में साबित होता है कि ये समूह ऐसी गतिविधियां लगातार कर रहा है, मतलब वो पिछले 10 साल में 2 चार्जशीट और संज्ञान वाली शर्त पूरी होती है और उनका मकसद साफ तौर पर नाजायज तरीके से पैसा बनाना है, तो इसे भी संगठित अपराध माना जा सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे ऐसी स्कीम चलाने वाले जो मास्टरमाइंड होते हैं, उन पर नकेल कसने में ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि सजा बहुत सख्त है। सही बात है। एक और उदाहरण लेते हैं जो शायद मदद करने या पनाह देने वाले पहलू को साफ करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जानता है कि उसका दोस्त एक बड़े ड्रग्स रैकेट का हिस्सा है और वो रैकेट एक संगठित अपराध सिंडिकेट है। ठीक है। पुलिस उसके दोस्त को ढूंढ रही है और ये व्यक्ति उसे अपने घर में छिपा लेता है, ये जानते हुए भी कि वो क्या करता है और पुलिस उसे क्यों ढूंढ रही है। इस स्थिति में, जैसा हमने पहले चर्चा की थी, वो व्यक्ति जिसने अपने अपराधी दोस्त को पनाह दी है, वो भी धारा 111 के तहत सजा का हकदार होगा। अच्छा। हाँ, उस पर अपराधी को छिपाने या पनाह देने का आरोप लगेगा, जिसके लिए न्यूनतम 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना है। बाप रे, मतलब दोस्ती निभाना भी इतना भारी पड़ सकता है? पड़ सकता है, अगर दोस्त संगठित अपराध में शामिल है। हाँ, वो पति पत्नी वाला अपराध यहां भी लागू होगा। अगर छिपाने वाला व्यक्ति अपराधी का पति या पत्नी है, तब उसे इस धारा के तहत सजा नहीं होगी। वरना किसी और रिश्तेदार या दोस्त को सजा भुगतनी पड़ सकती है। ये दिखाता है कि कानून न सिर्फ अपराधियों पर, बल्कि उनके जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, मददगार, संरक्षण देने वाले, उन पर भी शिकंजा कसना चाहता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 है, ये संगठित अपराध को कितनी व्यापकता से और कितनी गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ किसी एक अपराध या एक अपराधी को नहीं देख रहे, बल्कि अपराध करने के पूरे संगठित तरीके को, उससे कमाए गए फायदे को, पूरे नेटवर्क को और उसमें शामिल हर कड़ी, चाहे वो मुख्य अपराधी हो, सदस्य हो, प्लान बनाने वाला हो, मदद करने वाला हो या फिर पनाह देने वाला, सभी को अपने दायरे में ला रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम मुख्य बातों को दोबारा देखें संक्षेप में, तो वो हैं: पहला, अपराध का संगठित तरीके से होना; दूसरा, उसका लगातार जारी रहना, जिसकी वो खास कानूनी परिभाषा है 2 चार्जशीट वाली। हाँ। तीसरा, उसके पीछे भौतिक लाभ कमाने का उद्देश्य होना, और फिर इस पूरे सिस्टम से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत कठोर दंड का नियम। एक और खास बात यह है कि ये सिर्फ अपराध करने वाले को नहीं, बल्कि पूरे सिंडिकेट की रीढ़ तोड़ने पर फोकस करता है। सदस्य होने से लेकर पनाह देने और अवैध कमाई रखने तक हर लेवल पर सख्त सजा है। ये शायद इसे पुराने कानूनों से अलग और ज्यादा असरदार बना सकता है। और हाँ, आर्थिक अपराधों को भी इसमें शामिल करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका निचोड़ ये निकलता है कि कानून का फोकस अब सिर्फ अकेले अपराधी को पकड़ने से हटकर संगठित अपराध के पूरे नेटवर्क को, उसकी जड़ों को खत्म करने पर ज्यादा है। ये एक बड़ा बदलाव लगता है सोचने के तरीके में। हाँ, इरादा तो यही लगता है। ये धारा जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, जैसे पुलिस है, दूसरी जांच एजेंसियां हैं, उनको ऐसे सिंडिकेट्स और उनके सदस्यों के खिलाफ प्रभावी ढंग से एक्शन लेने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार देती है। लक्ष्य सिर्फ छोटे मोटे अपराधियों या प्यादों को पकड़ना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना है, जिसमें पैसा, संरक्षण और अपराध का पूरा ढांचा सब शामिल है। कानून का इरादा तो बहुत साफ और मजबूत लग रहा है, संगठित अपराध के पूरे इकोसिस्टम पर हमला करना। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। जी। ये कानून कागज पर तो बहुत सख्त और व्यापक दिखता है, लेकिन असल दुनिया में, जमीनी हकीकत में, किसी गतिविधि को लगातार अवैध गतिविधि साबित करना
खासकर वो पिछले 10 सालों में 2 चार्जशीट और कोर्ट के संज्ञान वाली शर्त को पूरा करना, हाँ, वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और फिर पूरे सिंडिकेट के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना जिसमें इतने सारे लोग शामिल हो सकते हैं, ये सब कितना चुनौतीपूर्ण होगा। कानून बनाना एक बात है, पर क्या हमारी जांच एजेंसियां इतने जटिल मामलों में इसे प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगी? ये एक जायज सवाल है। कानून की असली परीक्षा तो जमीन पर ही होगी, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, कानून का प्रभावी कार्यान्वयन हमें